अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस किया था यहाँ पे। आज हम उससे फ़र्दर काम करेंगे आगे। कल हमने टोटल शॉर्ट आंसर्स जो डिस्कस किए थे वो 1 to 10 तक कंप्लीट हो चुके थे। अब इससे फ़र्दर आगे देखते हैं हमारे पास मज़ीद कौन कौन से शॉर्ट आंसर्स हैं। आज का जो शॉर्ट आंसर है वो है 7.11। इस शॉर्ट आंसर की स्टेटमेंट है व्हाट द मेक सकर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। किस तरह से एक शक्कर जो है वो प्रेस हो जाता है किसी भी स्मूथ वॉल के ऊपर, किसी भी शीशे के ऊपर या किसी भी अदर सरफेस पे, और वो बड़ी मजबूती से जुड़ जाता है। और मोस्टली हम इस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए, हैंगिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शीशे को भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी सपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे इसके पर्पज़ हैं जो जिनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं जी इसका आंसर। हम बात कर रहे हैं 11 की। शॉर्ट आंसर नंबर 11 का आंसर क्या है। इन दिस क्वेश्चन द शक्कर pressed against a smooth surface the air is forced from beneath the sucker the rubber makes an air light tightly या tight seal and air, याद देखिए बेटा, the rubber make an air tight seal and the air pressure outside is greater than the air pressure beneath the sucker। मतलब ये हुआ कि ये जो शक्कर है, इस शक्कर के इनसाइड जो एयर प्रेशर है यहाँ पे, ये एयर प्रेशर जो इसकी आउटसाइड एयर प्रेशर है, इसे जैसे हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद इसकी जो इनसाइड है वो एयर प्रेशर इसकी आउटसाइड जो है उसके लिहाज से बहुत कम हो जाता है। बाहर ग्रेटर हो जाता है एयर प्रेशर और अंदर जो है वो लो हो जाता है। यही वजह है कि ये टाइटली सक कर लेता है। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7.11 के बाद 12 की बात करते हैं। 7.12 में क्या कहता है वो, उसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट, यानी कि हाइट कम या ज़्यादा होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम और ज़्यादा होता है। तो इसके आंसर को लिखते हैं जी। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के आंसर का पहला पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द एयर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर फॉर दोज मॉलिक्यूल्स नियर टू द अर्थ एंड देन दोज फॉर फर्दर अवे, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो ज़मीन के करीब हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, जबकि जो दूर हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो ज़मीन के करीब जो है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि ज़मीन से दूर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है
और ड्यू टू द ड्रैग फोर्स यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है उनका मैसिवली वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो टुगेदर होने की वजह से उसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसका अगला पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द अर्थ हैव द लेस वेट, क्योंकि जो दूर होते हैं उनका वेट कम होता है ड्यू टू द लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, बट दे आल्सो स्टैंडिंग ऑन द अदर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्योंकि होते हैं, इसलिए जो बिलो में मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कॉज बनते हैं उनको कंप्रेस करने का, यानी कि ये वजह बनते हैं उनको प्रेस करने का, वो नीचे हैं और ये जो दूर मॉलिक्यूल्स हैं अर्थ से डेफिनेटली वो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर है और वो उन मॉलिक्यूल्स को दबा देते हैं और इससे उनकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे देखते हैं बेटा। अब हमारे पास जो उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो 7.13 में वो क्या कहता है, व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस ऑफ फॉल सडनली, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से गिर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक के टॉपिक में मौजूद है, तो चलें इसको देखते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है व्हेन द, यहाँ पे देखें, वेयर इज़ अ सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलोड बाय द स्टॉर्म, रेन एंड टाइफॉन्स टू अकर इन अ फ्यू हॉर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पे भी सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता है वहाँ पे तूफ़ान, आंधी और बारिश के आने का ख़तरा लाक होता है, वो भी इन फ्यू हॉर्स, चंद ही घंटों के अंदर अंदर। ये इसका आंसर है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7.14 में वो क्या कह रहा है। इन 7.14 के जब व्हाट चेंज आर एक्सपेक्टेड वेदर इफ़ द बैरोमीटर रीडिंग शोज़ अ सडन इंक्रीज़, अगर बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो सडन इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या फ़र्क आएगा। तो उसी पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ देखिए बेटा इसकी लास्ट पैराग्राफ में मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से अ लार्ज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सो ऑन इन द वेदर दैट्स, ये वाला जो हाईलाइट किया मैंने अभी, ये आपके 11.14 का आंसर है, जिसमें वो कहता है द ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट अ लॉन्ग स्पेल ऑफ द प्लेजेंट वेदर, यानी कि लंबे अरसे तक एक अच्छा मौसम रहेगा। और रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन दैट इट विल सोन बी फॉलोड बाय डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये भी इसके साथ साथ बात है कि अगर वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर डेफिनेटली वो उसी हिसाब से आगे जाके डिक्रीज़ भी होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट द पुअर वेदर अहेड, और ऐसी सूरत में जो है वो पुअर वेदर को शो करता है कि वेदर जो है वो इतना ख़ास नहीं होगा। ये 7.14 का आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7.15 पे। तो 7.15 में वो कहता है स्टेट द पास्कल लॉ। इसमें आगे आप टेक्स्ट बुक में पास्कल लॉ की जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं, उसके लॉ की जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है, वही इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। तो यहाँ पे वो हाइड्रोलिक प्रेस का टॉपिक है पूरा हमारे पास, उसका ही आंसर वो कंप्लीट आपने यहाँ पे लिखना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर नहीं है। 7.16 एक लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप इस ऊपर आएँ ज़रा टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पे देखें ये है इलास्टिसिटी और ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है जी 7.17 के बाद आगे बारी अब 17.8 की। तो इसमें अर्शिमिदस प्रिंसिपल की बात की है, उसको भी उधर हाईलाइट किया होगा आपके पैराग्राफ में, वहाँ से आप देख सकते हैं अर्शिमिदस प्रिंसिपल की। ये देखिएगा बेटा, ये आपके पास अर्शिमिदस प्रिंसिपल मौजूद है यहाँ पे, और उसके बाद ये है उससे जो पहले वाला क्वेश्चन था पास्कल लॉ 7.15 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, क्योंकि इन टॉपिक को मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं कर रहा। तो 7.19 में अब थ्रस्ट फोर्स है, उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, उसकी डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन करना है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिएगा बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड, यानी कि किसी भी लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो जितना उसका वेट पानी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, पानी उतनी ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लगाता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जितनी फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाता है दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स, इसे हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। उसके अलावा उसने कहा था जी हाइड्रोलिक प्रेस को एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन की बात हुई थी। तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन में इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट की हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 158 पर इसकी डेफिनेशन भी जो प्रिंसिपल है तो इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे मौजूद है। वेरी नेक्स्ट 7.20 में देखें जी, 7.20 में हमारे पास है जी एक्सप्लेन हाउ टू द सबमरीन मूव अप द वाटर। ये पूरा वो सबमरीन का पूरा टॉपिक है, वो पूरा पैराग्राफ है जो आपने इसके अंदर लिखना है। और 7.21 में कहता है व्हाई डज अ पीस ऑफ द स्टोन सिंक इन द वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट। तो ये भी उसी का हिस्सा है, इसको भी आप वहीं पे उसी में देखेंगे, दोनों एक ही टॉपिक का हिस्सा है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं इसको। ये देखिएगा बेटा 159 पेज पे है शिप एंड सबमरीन। तो जहाँ पे शिप का जिक्र आएगा वहाँ तक आपने शिप में लिखना है, और जो सबमरीन का लास्ट पैराग्राफ है इसमें आपने इसको भी डिफ़ाइन कर देना है। तो इन दोनों के आंसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसको आप देख लीजिएगा और वो पूरा पैरा आपने करना है, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। वेरी नेक्स्ट हमारे पास है 7.2 व्हाट इज़ द हुक्स लॉ एंड व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिक लिमिट। तो इसके आंसर्स भी बिल्कुल इस चैप्टर के एंड पे ही मौजूद हैं। व्हाट इज़ अ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये है हुक्स लॉ की स्टेटमेंट जो कि पहले बता दी गई है, समझा दी गई है। और इलास्टिसिटी के हवाले से बात किया है, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशंस आपको बता दी हुई है, वो आप देख सकते हैं उसको। इलास्टिक लिमिट की बात हुई है, इलास्टिक लिमिट में देखिएगा, इलास्टिक लिमिट हम यहाँ पे देखिए ज़रा, इस पैराग्राफ के अंदर वो डिस्क्राइब कर रहा है इसको, यहाँ पे दिखा हुआ है लिमिट के हवाले से सारा कुछ। ये हाईलाइट ये देख लेते हैं यहाँ से। इस लॉ के मुताबिक वो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है जो रिवर्सेबल है, जिसमें बॉडी जो है वो दोबारा अपनी पहली हालत में रिवर्स हो जाए, तो उसकी जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, मैक्सिमम एक स्प्रिंग सपोज कर लें, तो स्प्रिंग को मैक्सिमम जितना मैं खींच सकता हूँ कि अगर मैं उसको छोड़ूँ तो वो अपनी पहली पोजीशन पे आ जाए, मतलब उस लेवल से पहले कि जब मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ तो वो अपनी पहली हालत में वापस ना आ सके। तो उससे पहले वो हालत जिस पे मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ और वो दोबारा अपनी पहली कंडीशन में वापस आ सकता है, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट, जो इस पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हुई है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट 7.23 में देखिएगा, इसका आंसर है वी नो दैट द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इंक्रीज ऑन द स्ट्रेच इट्स सस्पेंशन एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर व्हेन द बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ये तो हम जानते हैं कि जब रबर बैंड के इंक्रीजिंग में जब हम दोनों की स्ट्रेच के वाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली रबर की जो स्ट्रेच है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग जो है वो लो ही होती है। तो रबर बैंड स्केल विल बी गेन टू स्ट्रेच एंड वेयर आउट अ बेटर स्केल। तो डेफिनेटली फिर रबर के लिए और स्प्रिंग के बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सूटेबल स्केल चूज़ करना पड़ेगा, और वो सूटेबल स्केल ही बेसिकली क्या होगा, सस्पेंशन देगा हमें एज़ कम्पेयर टू द स्प्रिंग, और हमें उसको मेजर करने में आसानी हो जाएगी बाय सस्पेंशन, क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो है वो स्प्रिंग इज़ मेड बाय द मेटल और जो रबर है डेफिनेटली उसका और मेटल है। तो अ सूटेबल स्केल इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सस्पेंशन बॉडी विद द रबर बैंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।